नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके तैयारी परीक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आपकी क्लासेस जो शुरू होंगी उसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री की क्लास शुरू करेंगे और हिस्ट्री की भी जो क्लास होगी वो आधुनिक भारत से शुरू होगी। तो उसी क्रम में आज हमारा फर्स्ट सेशन लाने वाला है और ये जो फर्स्ट सेशन होगा वो आपसे संबंधित या कह सकते हैं आपके एग्जाम से संबंधित बेहद 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो शुरुआत होगी वो यूरोपीय कंपनी के आगमन से होगी। हाँ जी, आधुनिक भारत से हमारा ये सेशन शुरू हो रहा है। आधुनिक भारत का जो सेशन होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हिस्ट्री में बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो चलिए भाई, इस क्लास को हम लोग बिना किसी टाइम को गवाए हुए शुरू करते हैं और बात करते हैं किसकी, बात करते हैं सीधे की सीधे अपने टॉपिक की बात करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। तो यूरोपीय कंपनियों का जब आगमन होता है तो हम जानते हैं 1400 के आसपास ही, 1500 के आसपास ही मुगल भी भारत में आ रहे थे और उसी के साथ साथ जो यूरोपीय कंपनियां थी जिसमें पुर्तगाल कंपनी सबसे प्रथम भारत में आई थी, उसका भी आगमन हो रहा था। तो इस सेशन में हम लोग उन सभी फैक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, फैक्ट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो एग्जाम में अक्सर हमारे से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि मध्यकाल में सर्वप्रथम, ठीक है, पेन ले लेते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने के लिए पुर्तगीज आए थे। तो यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाल आया था, ये बात याद रखना। दूसरा है, प्रथम पुर्तगीज में वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से पश्चिमी तट के कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचे थे। तत्कालीन शासक जमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्हें लगा कि हाँ चलिए, टूरिस्ट आएंगे तो हमारे लिए कुछ व्यवस्था भी होगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक बार ये आएंगे तो जाने का नाम नहीं लेंगे। इसके बाद जब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे प्रथम, भले ही कौन आया था, वास्को डिगामा आया था, लेकिन फ्रांसिस्को, जब हम बात करते हैं वायसराय की या बात करते हैं पुर्तगालियों के शासन को स्थापित करने वालों की, तो उसमें सबसे पहला नाम आ जाता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का। 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर ये क्या करते हैं, भारत में आते हैं। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, पहला जो पुर्तगाली आया था वो कौन था? वो था आपका वास्को डिगामा। ठीक है, लेकिन अगर पहले वायसराय की बात कर ली जाती है तो वो कौन था? वो था आपका अल्मीडा। आगे चलते हैं, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल नीति को बनाया था, या शांत जल नीति को लागू किया था, जिसका मतलब था कि आपको अगर वाटर को यूज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको पैसा देना होगा। इसके बाद इसने 1508 में चौल के युद्ध में गुजरात के शासक को क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था। 1509 में इसने दीव की युद्ध में महमूद बेगड़ा मिस्र और तुर्की शासकों को पराजित कर दीव पर अधिकार भी कर लिया था। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्या होता है? ठीक है, आगे क्या होता है? वास्को डिगामा 3 महीने भारत रहा, पुनः 1502 में वो भारत वापस आ गया था। तो अगर कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वास्को डिगामा दूसरी बार कब आया था, तो भारत आया था 1502 में। उसके बाद 1500 में पेड्रो अल्वरेज कैम्ब्राल के नेतृत्व में 2 जहाज भी भारत आए थे, बेड़े भारत में आए थे। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दे रखी हैं जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वास्को डिगामा भारत आया था जिसने रास्ता खोजा था। कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया का रास्ता खोजने वाले थे। कोलंबस जो अमेरिका का रास्ता खोजा, और हॉलैंड तस्मान ने तस्मानिया और न्यूजीलैंड का रास्ता खोजा था। तो कोलंबस भी यहाँ पर जो आ रहे थे भारत की खोज के लिए ही आ रहे थे, लेकिन भारत को खोजते खोजते वो अमेरिका की खोज कर देते हैं। एक चीज याद रखिएगा, खोजने का मतलब ये नहीं है कि ये वाले क्षेत्र पहले से मौजूद नहीं थे, सब पहले से मौजूद थे, इतना था कि उस समय किसी को इसके बारे में पता नहीं था। अल्बुकुर्क ठीक है, अल्मीडा के बाद सबसे महत्वपूर्ण रहता है अल्बुकुर्क। इसका शासन याद रखिएगा, इसका शासन रहता है आपका 1509 से लेके 1515 तक का। भारत में पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक यही माना जाता है। यही वास्तविक क्या है, इसका मतलब ये है कि इसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे जिन्होंने पुर्तगालियों की जड़ें मजबूत करने में भारत की मदद कर दी थी। 1510 में ये क्या करता है, बीजापुर के शासक होते हैं आदिल शाह, उनसे गोवा छीन लेता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है हर बार, है ना। इसके बाद भारतीय स्त्रियों से, ठीक है, चलिए,
भारतीय स्त्रियों से विवाह की नीति भी इसने लागू की थी। गोवा में सती प्रथा का प्रतिबंध किया था। 1511 में मलक्का और 1515 में हॉर्मोज पर इसने अधिकार कर लिया था। इसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा और फैक्चुअल नॉलेज हम लोगों को देखनी पड़ेगी। थोड़ा सा और फैक्ट की तरफ चलते हैं तो बात करते हैं पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग कब बनवाया था, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाता है। तो पुर्तगालियों ने पहला दुर्ग जो बनवाया था, पहला यूरोपीय दुर्ग अल्फांसो डी अल्बुकुर्क द्वारा 1503 में कोचीन में बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नैनो डी कुन्हा आते हैं। इनका 1529 से 38 तक शासन था। इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम तो नहीं किए थे, लेकिन एक तरीके से अपनी छाप जरूर भारत में छोड़ दी थी। तो इन्होंने मद्रास के निकट ही सेनेथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां बसाने का काम किया। इन्होंने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या कर बसीन और दीप पर क्या कर दिया, अपना अधिकार अपना लिया। ठीक है, और इन्हीं का शासनकाल था। ठीक है, इन्हीं का शासन था जब 1534 में बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव की फैक्ट्री की अनुमति इन्होंने ली थी। ठीक है, आगे चलेंगे। चिंसुरा में भी डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था। श्रीरामपुर डेनिस का प्रमुख इनका केंद्र था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उनको आपको याद रखना है। फिलहाल अब आगे चलते हैं पांडुचेरी पर। पांडुचेरियों पर पुर्तगालियों ने सबसे जो सर्वप्रथम उपनिवेश जो था वो स्थापित किया था। 1673 की बात करते हैं तो 1673 के आसपास फ्रांसीसियों ने भी यहाँ पर बस्ती बसानी शुरू कर दी थी। 1693 में अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया। 1814 में पेरिस की संधि के तहत फ्रांस को इसको सौंप दिया। फिर हुगली पर पुर्तगालियों ने लूटपाट का अड्डा बना लिया था। तो एक तरीके से देखा जाए तो साउथ इंडिया में देखा जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा इनका प्रभाव हमको देखने को मिलता है। इसके बाद बात करते हैं पुर्तगालियों की। कार्टेज आर्मेडा पद्धति लागू की, जिसने अकबर ने भी स्वीकार किया था। पुर्तगाल भारत क्या क्या लेकर आए थे ये पूछ लिया जाता है। तो तंबाकू लाए, लाल मिर्च लेकर आए, आलू, टमाटर, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, गोथिक स्थापत्य कला। तो ये सारी चीजें पुर्तगाली जो थे भारत में लेकर आए थे। ठीक है, ये क्या लेकर आए थे, भारत में लेकर आए थे। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया था। ये भी याद रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कभी स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हो गया था। और यही वो वजह थी जब मुंबई इनको दहेज में मिल गया था, जिसे 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश कंपनी को दे दिया गया। यानी कि हुआ क्या था, पुर्तगाली राजकुमारी थी, ब्रिटिश राजकुमार से उनकी शादी होती है, मुंबई दहेज में मिल जाता है, और वो जो राजकुमार होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ये दे देता है। ठीक है, कासिम बाजार फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनाक ने व्यापार केंद्र हुगली के स्थान पर सूतनौती को चुना, जिसमें कलकत्ता की स्थापना होती है। तो सूतनौती ही क्या हो जाता है, आपका कलकत्ता हो जाता है। याद रखना कब हुआ था, तो कासिम बाजार फैक्ट्री में चारनाक ने व्यापार के टाइम पे। भारत में पहला नगर निगम कब बनाया गया था, अगर ये पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ये कब बनाया गया था, 1688 में बनाया गया था, मद्रास में। पहला नगर निगम या पहली म्युनिसिपैलिटी कब बनाई गई थी, 1688 में। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगला पॉइंट है आपका सर्वप्रथम पूंजी कंपनी, जो कैपिटल कंपनी थी 1600 में बनी थी, कौन सी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी वो 1600 में बनी थी, और उसके बाद बनी थी 1602 में डच या हॉलैंड कंपनी। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर कोची के फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। एक बात याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले बनी थी, लेकिन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है बाद में, जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो पहले आ जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर के एक प्रतिनिधि से पर जमीन लेकर मद्रास में एक फैक्ट्री की स्थापना करी। लीवेंट कंपनी ने 1592 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार का अधिकार प्राप्त किया। 31 दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार प्रदान किया। इस दौरान भारत का बादशाह कौन था, अकबर था। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट और आ जाता है कि 1600 में, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी उस समय भारत का बादशाह कौन था, तो उस समय कौन था, अकबर था। याद रखना 1605 तक ये रहा था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने
कारखाना स्थापित किया। कहाँ किया? तो 1611 में मछलीपट्टनम में। ये कैसा था? ये अस्थायी था, ठीक है, यानी कि टेम्पररी था। क्यों था? क्योंकि 1611 में इन लोगों को भले ही उसका सूरत की परमिशन मिल गई थी जहांगीर के समय में, लेकिन जहांगीर के समय सूरत की परमिशन के साथ साथ ही वहां पर पुर्तगालियों का प्रभाव भी अच्छा खासा देखने को मिलता था। पुर्तगालियों का प्रभाव मिलता था देखने को, तो इन्होंने क्या किया था, वहां पे पुर्तगालियों ने परमिशन जो थी वो डिनाइड करवा दी थी, और फिर लास्ट में जाके 1613 में, ठीक है, 1613 में जाकर क्या करते हैं, ये अपना सूरत में कंप्लीट या पूरी तरीके से परमानेंट जो स्थापना है किसकी, कारखाने की, वो कर देते हैं। फिर आते हैं कैप्टन विलियम हॉकिंस के बारे में। ये सूरत से अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में फैक्ट्री की अनुमति पाने गए थे। 1611 में मिल्टन ने सूरत की स्वाली में गवर्नर में व्यापार की अनुमति ली थी, लेकिन थॉमस वेस्ट ने स्वाली नामक स्थान पर पराजित कर लिया था, जिसके बाद ये की पूरी प्रक्रिया होती है। फिर कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 में जहांगीर के दरबार में अंग्रेज राजदूत इंग्लैंड जेम्स प्रथम के दूत बनकर आए थे। तुर्की भाषा का ये ज्ञान था, और इससे क्या हो गया था, जहांगीर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में खोली गई, फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में खोली गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को वेस्टर्न प्रेसिडेंट के बाद में मुंबई को अपनी प्रेसिडेंसी बनाया था। नवाब सादत अली खान ने 1798 से 1418 के बीच 1798 में इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। बंबई में अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में मुगल बंदरगाहों को घेरा, हजारों यात्रियों को बंदी बनाया, औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। कर्नाटक का पहला युद्ध इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कर्नाटक का पहला युद्ध 1764-46 से 48 तक लड़ा जाता है। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार इनको मिलना था 1740 में। उसी आधार पर, या कह सकते हैं उसका जो आधार था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का, वही क्या बनता है, इसका कारण बनता है। तात्कालिक अंग्रेज कैप्टन बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार कर लिया जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है 46 से 48 के बीच में, और एक्सला शापेला संधि के द्वारा ये समाप्त हो जाता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 54 के बीच में, और पांडिचेरी की संधि के साथ ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तीसरा कर्नाटक युद्ध, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, ये 1758 से शुरू होकर 63 तक चला था, और ये पेरिस की संधि में जाकर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। पेरिस की संधि एक तरीके से निर्णायक संधि मानी जाती है यहाँ पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के युद्ध के दौरान में, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं अंबूर के युद्ध पर। अंबूर का युद्ध 1749 में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन, फ्रांसीसी सेना डुप्ले चंदा साहब मुजफ्फर जंग की संयुक्त सेना अनवरुद्दीन को पराजित कर देती है। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भू अर्जित करने के लिए उद्देश्य के लिए भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लिया था। पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया, यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। तो नींव जो डाली थी वो किसने डाली थी, डुप्ले ने डाली थी, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा यह स्थापित किया गया था। निर्माण राज्य द्वारा खर्च सरकार द्वारा, सरकार व्यापारिक कंपनी थी। तो एक तरीके से देखा जाए, इसका निर्माण किसने किया था, राज्य ने। इसका खर्च कौन उठा रहा था, सरकार उठा रही थी। एक तरीके से ये कैसी कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी। इन कंपैरिजन तो हम देखें अगर ईस्ट इंडिया कंपनी से ईस्ट इंडिया कंपनी से इसका कंपैरिजन देखते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी। प्राइवेट कंपनी होने के नाते वो पूरा फोकस कर रही थी अपने बिजनेस को बढ़ाने में। उसको ना तो किसी की मंजूरी की जरूरत पड़ती थी, ना किसी से अनुमति की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जब हम फ्रांस की बात करते हैं तो इनको जरूरत पड़ती थी। 1668 में फ्रेंकोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री खोली गई। 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। 1674 में पांडिचेरी में फोर्ट लुई किला निर्माण फ्रैंको मार्टिन के द्वारा किया गया। अब थोड़ा सा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर लेते हैं। डचों द्वारा 1602 में कंपनी की स्थापना होती है। 1605 में मसूली
मछलीपट्टनम में। आ जाते हैं, पहली फैक्ट्री खोल लेते हैं। बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 के पीपली में खोली गई थी। 1653 में चिंसुरा में फैक्ट्री खोली गई, कंपनी के नियंत्रण में, डच सरकार के हाथ में था। वेदरा का युद्ध होता है जो निर्णायक बन जाता है 1759 का, जो अंग्रेज और डचों के मध्य होता है और डचों का यहाँ पर पतन हो जाता है। आगे चलते हैं, कुछ यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। और शोरा अफीम बिहार से प्राप्त किया जाता है, ये भी याद रखना। एक्सले सापेला की जो संधि होती है 1748 में, ये कर्नाटक में प्रथम युद्ध समाप्त, मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो जाता है। अगर आप इसके ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन आया है कौन नहीं आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अब आ जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बारे में। अभी तक हमने ये देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से आई थी, जो यूरोपीय कंपनी थी वो किस तरीके से आई थी। अब थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बारे में देख लेते हैं। तो मुगल सम्राट फर्रुखशियल 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त करते हैं। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का ये कौन था, अंतिम गवर्नर था। फिर होता है प्लासी का युद्ध, जिसमें जो तारीख है 23 जून 1757 की, डेट जो है वो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना। पश्चिम बंगाल भागीरथी नदी के किनारे ये होता है। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव के साथ मीर जाफर, रायदुल्ला, यार लतीफ भी यहाँ पे क्या करते हैं, अपना सहयोग देते हैं, यानी कि युद्ध लड़ते हैं। सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर मदान के द्वारा किया जाता है। सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद चला जाता है। ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करने वाला युद्ध प्रथम निर्णायक सफलता के तौर पे देखा जाता है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है। विलियम पिट ने इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था, ये याद रखना, ठीक है। मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दी थी। ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं, आपको स्पेशली याद रखना है, क्योंकि हमारे पीसीएस के प्री में जब देखा जाए, बीपीएससी के प्री में देखा जाए, तो फैक्ट से बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। उसके बाद होता है बक्सर का युद्ध, जो भी 23 अक्टूबर 1764 में होता है। मीर कासिम में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में कैप्टन हेक्टर मुनरो ये युद्ध करते हैं। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, याद रखना। ये दोनों ही युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधियां होती हैं। संधियां इसलिए कहूंगी क्योंकि दो संधि हुई थी, एक हुई थी मुगल सम्राट और क्लाइव के बीच में, और दूसरी होती है अवध और क्लाइव के बीच में। तो पहली संधि में क्या हुआ था, 12 अगस्त 1765 में होती है, क्लाइव और सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में। इन्होंने कंपनी को बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के दीवानी अधिकार स्थायी रूप से दे दिए थे। फिर दूसरी संधि होती है 16 अगस्त को 1765 में, ये क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में होती है। इलाहाबाद और कड़ा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिए जाते हैं, ये बात भी यहाँ पर बाद में देखने को मिलती है। फिर है शाह आलम द्वितीय के उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह पेंशन भोगी बनकर यहाँ पर रह जाते हैं, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं कहां पर, अब बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की एक तरफ से बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंगाल का गवर्नर था। नजमुद्दौला बंगाल का नवाब स्वीकार किया गया। सम्राट 26 लाख वार्षिक पद पर भेज दिया गया, यानी कि उसको 26 लाख सैलरी दी जाएगी पर ईयर, और वो उसमें निश्चिंत होकर बैठ गया। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा शिताब राय को चुना था। अब आ जाते हैं थोड़ा सा वांडीवश का युद्ध देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज का सर आयरकुट और फ्रांसीसी काउंट दी लाली के मध्य हुआ। फ्रांसीसी इसमें पराजित हो जाते हैं, 1760 में आता है। फिर चिलियावाला का युद्ध होता है 1849 में। अंग्रेजी सेना लॉर्ड गफ और सिख सेना शेर सिंह के मध्य ये अनिर्णायक युद्ध रहता है, ठीक है। तत्कालीन भारत गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। खुर्दा का युद्ध होता है, हैदराबाद के निजाम और मराठा निजाम की हार हो जाती है, ठीक है। यानी कि निजाम और मराठाओं के बीच में होता है, निजाम की हार हो जाती है, ये बात यहाँ पर क्लियर करनी है। अब थोड़ा सा क्षेत्रीय राज्यों को समझते हैं। क्षेत्रीय राज्यों ने भी वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर पसार रही थी, उसी दौरान जो क्षेत्रीय राज्य थे वो भी धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र करने के बारे में सोच रहे थे।
ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं रणजीत सिंह की। 13 नवंबर 1780 में उनका जन्म होता है। सुकरचरिया मिसल के वो मुखिया होते हैं, महासिंह के घर के पाए जाते हैं। ठीक है। रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1864 में पेशावर और खैबर पख्तून को इन्होंने जीता था। 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर अपनी राजधानी बनाया। अदालत आला स्थापना कर लाहौर में इन्होंने की थी। ठीक है। उसके बाद अमृतसर की संधि होती है जो 25 अप्रैल 1809 से गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के बीच में होती है। चार्ल्स मेडकॉफ और रणजीत सिंह के मध्य ये संधि की जाती है। ठीक है। सतलज नदी के सीमा को इसको मान लिया जाता है, यानी कि सतलज नदी जो होगी, सतलज नदी के पूर्व का हिस्सा पंजाब कहलाएगा और इधर का हिस्सा किसका कहलाएगा, अंग्रेजों का कहलाएगा, याद रखना। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह सुजा को से प्राप्त किया था। शाह सुजा अहमद शाह अब्दाली का पौत्र 1803 में पंजाब की गद्दी पर बैठा था। ठीक है। 1802 में रणजीत सिंह ने अमृतसर पर विजय प्राप्त की थी। शाह महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। 1848 से 49 में ईसाई धर्म इन्होंने अपना लिया और मृत्यु हो गई इनकी इंग्लैंड में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज द्वारा पंजाब का विलय कर दिलीप सिंह को पेंशन दे दी गई और उन्हें पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया गया। फिर आता है लॉर्ड डलहौजी। 29 मार्च 1849 की घोषणा द्वारा पंजाब का विलय ये कर लेते हैं। पंजाब पर शासन के लिए 3 लोगों की परिषद का गठन कर दिया जाता है इनके द्वारा, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविन का। ठीक है। फिर आता है मैसूर का समय। मैसूर बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र बन जाता है जब हम बात करते हैं यहाँ पर। तो इसमें प्रथम मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं 1759 से लेके ठीक है। इसकी डेट थोड़ी सी करेक्ट करनी है हमको। ठीक है। तो अंग्रेज और हैदर अली के मध्य में होता है। हैदर अली यहाँ पर विजय हो जाता है। पहला युद्ध मैसूर के द्वारा जीता जाता है, याद रखना है। उसके बाद मद्रास की संधि होती है 1769 में। निजाम मराठे अंग्रेज हैदर अली के विरुद्ध सम्मिलित होते हैं। 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा किया, यहाँ पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। फिर आता है द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में होता है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर हमला किया और हैदर अली के क्षेत्र में था। हैदर अली ने मराठों और निजामों के साथ गठबंधन किया, ब्रिटिशों पर हमला कर दिया। 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में अंग्रेज जनरल आयरकुट द्वारा पराजित कर दिया गया था। टीपू ने अंग्रेजों और मंगलौर की संधि में 1784 में कर ली थी। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और जैकबिन क्लब की स्थापना की। जैकबिन क्लब से संबंधित है आपको कमेंट में बताना है। तृतीय मैसूर युद्ध की बात करते हैं 1790 से 92 के बीच में चला। अंग्रेजों की तरफ से कार्नवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान इसमें शामिल हुए। इसका समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 में किया गया। टीपू को अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा था। 3 करोड़ रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में यहाँ पर देने पड़े। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो गवर्नर जनरल वेलेजली था इसका। ठीक है। यानी कि यहाँ पर गवर्नर जनरल कौन था ये पूछा गया है। 4 मई 1799 में अंग्रेजी सेना ने श्रीरंगपट्टनम का युद्ध जीता और टीपू की मृत्यु हो जाती है। तो इस हिसाब से ये मैसूर वाला केस भी खत्म हो जाता है। इलाहाबाद की संधि 1765 मुगल सम्राट। मैंगलोर की संधि 1784 अंग्रेज और टीपू सुल्तान। सालबाई की संधि 1782 अंग्रेज और मराठा। 1769 में अंग्रेज और हैदर अली। मद्रास की संधि ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है, याद रखिएगा। बात करते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्रम में पूछ लिए जाते हैं, इनके द्वारा क्या क्या काम किए गए थे ये भी पूछ लिया जाता है। तो 1774 की बात करते हैं तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। दूसरा विलियम बेंटिंग 1864 में बंगाल भारत का पहला गवर्नर बनता है। रॉबर्ट क्लाइव कौन होते हैं तो ये पहले गवर्नर कहलाते हैं 1758 से 60 में, 1765 से 67 में बंगाल के। ठीक है। फिर बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर को 1764 के बाद 3 मई को 1765 में रॉबर्ट क्लाइव को पुनः भारत आगमन हो जाता है। आगमन होने पे क्या होता है, संधि होती है, किसकी संधि हो जाती है, इलाहाबाद की। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना को नेतृत्व क्लाइव के द्वारा किया गया था। फिर
में विद्रोह होता है राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। इस समय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। 15 जनवरी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था, जो 1774 से 1785 तक अपने पद पर बना रहा था। इसके बाद आता है घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। वॉरेन हेस्टिंग्स और वेलेजली संबंधित थे इससे। इस नीति के अंतर्गत पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। इसकी सबसे पहली जो मिसाल दी गई थी वो डुप्ले के द्वारा दी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। द्वैत शासन की प्रणाली, इसकी शुरुआत क्लाइव के समय 1765 में हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसे समाप्त कर दिया था। तो याद रखना, द्वैत शासन या डायरकी किसने शुरू की थी? क्लाइव ने की थी। खत्म किसने किया था? आपके वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने उप दीवान मोहम्मद रजा खान और राजा शताब राय को भी पदच्युत कर दिया, यानी कि उनको भी हटा दिया। वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चला था जो कि 1788 से 95 तक चला था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। व्योर का विद्रोह होता है 1806 में। इस समय गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बाले थे। 1857 में क्रांति का पूर्वगामी कहा जाता है। यह मद्रास की सेना और भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया। न्यायिक संगठन, ये व्यवस्था वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा प्राप्त की गई। कॉर्नवालिस ने इसे और सुदृढ़ बना दिया। 1793 में कॉर्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर ही क्या थी? आधारित थी। आगे चलते भारत में सिविल सेवा का दौर, तो इसका सृजन कॉर्नवालिस ने किया था। दीवानी और न्यायिक क्षेत्रों में स्पष्ट विभाजन था। कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक और 1805 में बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे। इसे भारत में स्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता और भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनकी मृत्यु हो जाती है 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में, और यहाँ पर ही इनकी कब्र जो है वो स्थापित कर दी जाती है। सहायक संधि की बात करते हैं तो ये प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई। संधि के अंतर्गत रियासत कंपनी की एक सेना रखेगी जिसका सारा खर्च राज्य देगा। इसे ये राज्य की यूरोपीय सहायता नहीं करेगा। तो सहायक संधि का जो था किसने दिया था? वेलेजली द्वारा दिया गया था। सीधी बात है कि आप अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में हमारी सेना रखो, खर्चा आप उठाओ, हम आपकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। करता कोई नहीं था, लेकिन ये बात थी कि एक तरीके से हम क्या कर रहे थे? हथिया रहे थे। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में सबसे पहले हैदराबाद था, फिर मैसूर तंजौर था, अवध और पेशवा था, सिंधिया थे, होलकर थे। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध के साथ होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं बसीन की संधि के बारे में। 1802 में अंग्रेजों और बाजीराव दो के मध्य में बसीन की संधि होती है। उसके बाद बात करेंगे आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में 1814 से 16 तक। ठीक है, 1814 से 16 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में 1813 से 23 में हुआ था। 1815 में क्या होता है? सुगौली की संधि समाप्त हो जाती है। इसका अनुमोदन 4 मार्च को कर दिया जाता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में 1817 से 1810 में भी हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। तो हेस्टिंग्स के काल में कुछ इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र थे, जो वार हुई थी या संधियां हुई थी, वो देखनी है। फिर टॉमस का काल आ जाता है 1820 से 27 तक। मद्रास का गवर्नर था। रैयतवाड़ी व्यवस्था इसने शुरू की थी। ठगों का दमन किया। कैप्टन स्लीमैन ने किया था। इसकी नियुक्ति विलियम बेंटिंग द्वारा की गई थी। 1837 में ठगों का अंत हो गया था। विलियम बेंटिंग ने तो 1828 में बंगाल के प्रेसिडेंट के गवर्नर जनरल बनकर आए। 1829 में इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। भारत सरकार अधिनियम 1833 पास किया, जिसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया। ठगों के विरुद्ध भी इन्होंने जो अभियान था वो चलाया था। फिर आ जाता है डलहौजी की व्यवगत नीति। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डलहौजी 1884 से 56 तक अवध के नवाब और वाजिद अली के शाह के कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को अवध को अपने राज्य में मिला लेते हैं, अंग्रेजों में मिला लेते हैं। सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले सतारा 1848, जैतपुर संभल 1849, वाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854 और नागपुर 1854 में था। संधि का विलय एलनब्रो के काल में 1842 से 44 में हुआ था। 1843 में चार्ल्स नेपियर द्वारा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय पर यह बात की गई थी। सिक्किम का भारत में विलय हुआ था 1975 में। ठीक है, लेकिन ये क्या है? पूर्ण रूप से सिक्किम में हो गया था 1875 में। डलहौजी के काल में सिक्किम
दार्जिलिंग और कुछ तराई क्षेत्र को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था। ठीक है, तो आगे चलेंगे, आगे बात करते हैं भारत में रेलवे लाइन के बारे में। तो 1853 में बंबई से थाने के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। इसका प्रारंभ द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी द्वारा किया गया। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध होता है 1885 में। ठीक है, 1886 को संपूर्ण वर्मा ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। यह ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बारे में, तो कैनिंग के समय में 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। डलहौजी के समय प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इस अधिनियम के तहत विधवा विवाह को वैध माना गया। इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयास किए थे, याद रखना। फिर भारत का प्रथम वायसराय, तो कैनिंग है भारत का पहला वायसराय। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया था। दास प्रथा गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनब्रो के कार्यकाल में समाप्त हुई थी। इसका कार्यकाल 1842 से 1844 रहा। अब इंपॉर्टेंटली आ जाता है जनगणना। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस समय जनगणना चल भी रही है, तो एग्जाम में आने की क्या हो सकती है, संभावना हो सकती है। तो पहली जनगणना मेयो के समय पर हुई थी 1869 से 72 के बीच। ठीक है, नियमित जनगणना 1981 से, यहाँ पे करेक्ट कर लो, 1881 से रिपन के समय होनी शुरू हुई थी। मेयो जो था उसकी हत्या कर दी गई थी उसके कार्यकाल के दौरान अंडमान द्वीप समूह में एक कैदी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकमात्र ऐसा वायसराय है जिसकी हत्या यहाँ पर की गई थी। फिर भारत में स्थानीय स्वशासन, तो स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो हम कल की क्लास में करेंगे। अभी की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कमेंट में बताइएगा। बाकी अपने दोस्तों यारों को शेयर करना कतई मत भूलिएगा। धन्यवाद।